हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और ये साउलैंड सीरीज के एपिसोड 230 का आखिरी पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो फिर चलिए जल्दी से एपिसोड 230 को कंप्लीट करते हैं। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें तियान दा आर्मी कैंप दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑस्कर सैड फील कर रहा था। इसके बाद निंग रॉन्ग रॉन्ग ऑस्कर के पास आती है और उससे कहती है कि ब्रदर सैन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। शावो उसका ख्याल रख रही है। ये सुनकर ऑस्कर अपना सर हिलाता है, पर अभी भी वो बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा होता है। ये देखकर निंग रॉन्ग रॉन्ग ऑस्कर से पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इतना सुनकर ऑस्कर उठ जाता है और फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, रॉन्ग रॉन्ग आई एम सॉरी, आज की लड़ाई में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अब ऑस्कर को इस बात के लिए गिल्टी फील करता देखकर निंग रॉन्ग रॉन्ग कहती है कि मैं समझती हूँ कि बैटलफील्ड में ये जरूरी होता है कि हम सभी सिचुएशन पर ध्यान दें। वैसे भी मैंने नहीं सोचा था कि मेरे 9 ट्रेजर डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन टूट जाएगी। निंग रॉन्ग रॉन्ग के इतना कहते ही निंग फैंगजी और स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद निंग फैंगजी निंग रॉन्ग रॉन्ग से कहते हैं कि आज की लड़ाई की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि घोस्ट लेपर्ड मास्टर ने अपने 9 सॉलिड स्किल को इस्तेमाल नहीं किया था, पर उनका 8 सॉलिड स्किल बहुत ही फास्ट मल्टी स्टेज अटैक था, जिसकी वजह से वो तुम्हारी 9 ट्रेजर डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन को तोड़ पाए। इतना कहते ही अब स्वॉर्ड मास्टर निंग रॉन्ग रॉन्ग को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि जैसे जैसे तुम्हारी सॉल पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम्हारी 9 ट्रेजर डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन एनिमी सॉल मास्टर के 9 सॉल स्किल को आसानी से ब्लॉक कर पाएगा। और जब तुम एक ग्रैंड सोल लेन मास्टर बन जाओगी तब चाहे घोस्ट लेपर्ड मास्टर हो या फिर मार्शल सोल एम्पायर के बड़े बड़े ग्रैंड सोल लेन मास्टर्स, कोई भी तुम्हारे 9 ट्रेजर डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन को आसानी से तोड़ नहीं पाएगा। स्वॉर्ड मास्टर की बात सुनकर रॉन्ग रॉन्ग बहुत खुश हो जाती है। अब इसी समय एक सोल्जर वहां पे पहुंच जाता है और फिर निंग फैंगजी और स्वॉर्ड मास्टर को रिपोर्ट करते हुए कहता है कि हमारे एम्परर ने आपको जल्द से जल्द मिलिट्री कैंप में मीटिंग करने के लिए बुलावा भेजा है। उस सोल्जर के इतना कहने के बाद सीन चेंज होता है और हमें तियान दा आर्मी कैंप में रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मिलिट्री कैंप के बाहर तियान दा एम्पायर के सोल्जर्स लगातार पहरा दे रहे थे और मीटिंग कैंप के अंदर एम्परर शू बेंग सभी आला ऑफिसर से बात कर रहे थे। मीटिंग हॉल में एम्परर शू बेंग सभी को बताते हैं कि मार्शल सोल एम्पायर ने जियालिंग पास की पहली लड़ाई में गुप्त रूप से खतरनाक पॉइजन का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से मेरे तियान दा आर्मी के सोल्जर्स बड़ी तादाद में उस पॉइजन के कारण इन्फेक्टेड हुए हैं। इसलिए हमें और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। एम्परर शू बेंग की बात सुनकर मार्शल जी लोंग शर्मिंदा होते हुए आगे आते हैं और फिर कहते हैं कि रसद सामग्री की देखभाल करने में मैंने अपनी सतर्कता नहीं बरती थी या मेरी लापरवाही थी, जिस वजह से मार्शल सोल एम्पायर को हमारी आर्मी के लूप होल्स ढूंढने का मौका मिल गया। इसलिए मुझे उम्मीद है कि महामहिम मुझे दंडित करेंगे। ऐसा कहकर मार्शल जी लोंग एम्परर शू बेंग के सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। अब मार्शल जी लोंग को गिल्टी फील करता देखकर एम्परर शू बेंग कहते हैं कि सौभाग्य से इस स्थिति में बदलाव करने के लिए अभी भी जगह है। यांग वुदी पहले से ही एक एंटीडोट बना रहे हैं। मार्शल जी लोंग को अनाज भंडार की देखरेख में फेल होने के कारण दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन इस भीषण लड़ाई के दौरान अपने जनरल को बदलना सही फैसला नहीं होगा। ऐसा कहकर एम्परर शू बेंग मार्शल जी लोंग को माफ कर देते हैं और उन्हें अपनी गलती सुधारने का एक और मौका देते हैं। एम्परर शू बेंग की बात सुनकर मार्शल जी लोंग उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी जगह पे वापस जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद निंग फैंगजी एम्परर शू बेंग को बताते हैं कि वहाँ अड़चनें बहुत सारी आई, पर सौभाग्य से हमारी आर्मी ने पहली लड़ाई में बहुत बड़ी जीत हासिल की है और बिबिदोंग भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। इसलिए जियालिंग पास को चारों ओर से घेराबंदी करने का यही सही समय है। जियालिंग पास का इलाका खतरनाक है, इसका बचाव करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल इस पर हमला करना है। सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात यह है कि टैंक्स क्लैन की आर्मी का गॉडली जू क्रॉसबो भी अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा पा रहा है। इसलिए अगर आप शहर की घेराबंदी करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ तरीका खोजना होगा। अब निंग फैंगजी की बात सुनकर सभी जनरल्स और एल्डर्स अपना सर झुकाने लगते हैं, क्योंकि किसी के पास जियालिंग पास के पावरफुल डिफेंस को तोड़ने का कोई भी प्लान नहीं था। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। अब इसी बीच स्वॉर्ड मास्टर चिंगजिन एक विजिटर को लेकर मीटिंग हॉल के अंदर आते हैं और एम्परर शू बेंग और निंग फैंगजी को सूचित करते हैं। इसके बाद एक काले रंग का हुडी पहना एक विजिटर मीटिंग हॉल के अंदर आता है और एम्परर शू बेंग को ग्रीट करता है।
अब मीटिंग हॉल में उस अनजान गेस्ट को देखकर एम्परर शुबेंग उससे उसका परिचय देने को कहते हैं, जिसके बाद शायद वो विजिटर शुबेंग को रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी पहचान सबके सामने उजागर नहीं कर सकता है। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर और निंगफैंगजी भी शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये विजिटर कौन है जो अपनी पहचान छुपाना चाहता है। इसके बाद उस विजिटर के रिक्वेस्ट पे एम्परर शुबेंग एक सीक्रेट कैंप में एक मीटिंग रखवाते हैं, जहां पर तियानदाव आर्मी का कड़ा पहरा होता है और इस कैंप को स्वॉर्ड मास्टर और बोन मास्टर पर्सनली गार्ड कर रहे होते हैं। उस सीक्रेट कैंप के अंदर एम्परर शुबेंग, ग्रैंड मास्टर, निंगफैंगजी और मार्शल जीलोंग बैठे थे। इसके बाद वो विजिटर उनके सामने आता है और घुटने टेकते हुए कहता है कि वो ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन का अयोग्य डिसाइपल तियानजिन है। ऐसा कहकर तियानजिन एम्परर शुबेंग और अपने अंकल शाओगैंग को ग्रीट करता है और फिर अपना हुडी हटा लेता है। ये देखकर उस हॉल में बैठे सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि ग्रैंड मास्टर को छोड़कर ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन में कोई भी मेंबर जिंदा नहीं बचा है। अब तियानजिन को देखकर ग्रैंड मास्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके वंश का एक चिराग अभी भी जिंदा है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर के द्वारा पूछे जाने पर तियानजिन कहता है कि मार्शल सोल एम्पायर ने ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन पर हमला किया था। उस वक्त मैं और तियानहेंग ट्रेनिंग करने के लिए बाहर गए हुए थे और जब हम सेक्ट में वापस लौटे तो हमने पाया कि सभी लोग मारे जा चुके हैं। इतना कहकर तियानजिन फूट फूट कर रोने लगता है। अब ग्रैंड मास्टर तियानजिन को शांत कराते हैं और गले लगाते हुए कहते हैं कि भगवान का शुक्र है कि तुम अभी भी जिंदा हो। अब ये इमोशनल सिचुएशन देखकर मीटिंग हॉल में बैठे सभी लोग सैड फील करते हैं। इसके बाद ग्रैंड मास्टर तियानजिन से पूछते हैं कि तुम और तियानहेंग इतने सालों तक कहाँ थे, क्या तुम दोनों सुरक्षित थे? अब तियानजिन को विलाप करता देखकर एम्परर शुबेंग कहते हैं कि तियानजिन, पहले तुम आराम से बैठ जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। एम्परर शुबेंग की बात सुनकर तियानजिन शांत हो जाता है और फिर एम्परर शुबेंग को शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद तियानजिन बैठते हुए कहता है, कितने सालों तक मैं और तियानहेन मार्शल सोल एम्पायर के शहरों में छुपे हुए थे। हम अपनी फैमिली मेंबर्स की मौत का बदला लेना चाहते थे और इसके लिए हम एनिमी टीम की रणनीतियों की जासूसी कर रहे थे। अब कुछ समय पहले ही हमें एक खबर मिली कि मार्शल सोल एम्पायर गुप्त रूप से एक इलाइट ट्रुप्स को जियालिंग पास के लिए रवाना कर रहा है। इलाइट ट्रुप्स का जिक्र सुनते ही एम्परर शुबेंग तुरंत पूछते हैं कि वो इलाइट ट्रुप्स कहाँ से भेजा जा रहा है और वे किस तरह के इलाइट ट्रुप्स है। ये सुनकर तियानजिन उन्हें बताता है कि मार्शल सोल एम्पायर के सोल्जर्स किसी एंजल आर्मी के बारे में बात कर रहे थे, जिसका नेतृत्व मार्शल सोल एम्पायर की होली प्रिंसेस हुलीना करने वाली है। वैसे तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, पर वे सभी लेवल 70 से ऊपर के पावरफुल सोल मास्टर्स हैं। एंजल आर्मी का जिक्र सुनकर ग्रैंड मास्टर फट से उठकर खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं, क्या कहा तुमने? एंजल आर्मी निकल चुकी है। एंजल आर्मी मार्शल सोल एम्पायर की सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल फोर्सेस है। खास तौर पे वे हवाई हमला करने में काफ़ी माहिर है। बहुत पहले की बात है जब मार्शल सोल एम्पायर के इलाइट सोल मास्टर्स सीगोट के आइलैंड से अपनी जान बचाकर वापस लौट रहे थे, तो इसी एंजल आर्मी ने उनकी जान बचाई थी। एंजल आर्मी ने सीगोट आइलैंड के 7 पिलर्स गार्डियंस को हराने के लिए अपने स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन का यूज़ किया था। एंजल आर्मी के सोल मास्टर्स अपना फॉर्मेशन बदलने में गजब की काबिलियत रखते हैं। उनकी ही वजह से 7 पिलर के गार्डियंस को अपने हाथ बांधने पड़ गए थे और वापस लौटना पड़ गया था। अगर एंजल आर्मी सही समय पर वहां नहीं पहुंचती तो मार्शल सोल एम्पायर अपने हजारों इलाइट सोल मास्टर्स को खो देता। अब ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर निंगफैंगजी कहते हैं कि अगर मार्शल सोल एम्पायर इस समय एंजल आर्मी को जियालिंग पास के लिए रवाना कर रहा है तो इसका मतलब है कि वे जरूर एरियल कॉम्बैट शुरू करने की योजना बना रहे हैं। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तियानजिन, एंजल आर्मी की खबर इतनी जल्दी हम तक पहुंचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अब ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर तियानजिन उठते हुए कहता है कि यह बहुत अच्छी बात है कि यह गुप्त सूचना आपके काम आई। इतना कहकर तियानजिन एम्परर शुबेंग और बाकी सभी से विदा लेते हुए कहता है कि तियानहेंग अभी भी हुआन सिटी में मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, इसलिए मुझे जाने की अनुमति दीजिए। इतना कहकर तियानजिन जाने लगता है। ये देखकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि क्या तुम अभी भी वहां जाना चाहते हो? मार्शल सोल एम्पायर बहुत ही खतरनाक है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम और तियानहेंग यहाँ हमारे साथ रुको। हम साथ मिलकर एनिमी टीम से लड़ने की योजना बना सकते हैं। अब ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर तियानजिन कहता है, अंकल
आपने ही तो सिखाया था कि जब दो देश आपस में युद्ध कर रहे होते हैं तो अंदर की जानकारी हासिल करने के लिए आर्मी के जासूसों की जरूरत पड़ती है। क्या आप अपनी कही हुई सारी बातों को भूल गए हैं? अब त्यानजिन की बातों का जवाब देते हुए ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि मैंने तुम दोनों को ये बात तब बताई थी जब तुम दोनों नादान बच्चे थे, लेकिन अब तुम समझदार हो गए हो। पर अफसोस की बात है कि ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन फिर से पहले जैसा नहीं बन पाएगा। ये बात सुनकर त्यानजिन टेंट से बाहर निकलते हुए कहता है, अंकल जल्दी से इस युद्ध को खत्म करिए। इतना कहकर त्यानजिन वहां से चला जाता है। अब त्यानजिन को टेंट से बाहर जाता देखकर ग्रैंड मास्टर दौड़कर बाहर निकलते हैं, पर त्यानजिन वहां से जा चुका होता है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर खुद से कहते हैं कि तुमने सही कहा, ये युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा। ग्रैंड मास्टर के इतना कहते ही एपिसोड 230 यहीं पे खत्म होता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नया नाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।